मैं कई बार पहले भी ये बात कहा है कि इसमें जो है ना, आपको थोड़ा सा मेहनत का भाव अलग से डालना है बस। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने किसी विषय को, जैसे माना हम लेख लिखते हैं कोई, तो हमको कभी 20 पेज, कभी 30 पेज, कभी 80 पेज भी रिसर्च में पढ़ना पड़ता है ना। जैसे अभी मैंने कार्बन उत्सर्जन पर एक आर्टिकल लिखा जनसत्ता के लिए, और आप मिस्र में देखे होंगे कॉप की बैठक भी चल रही है ना, तो रिजल्ट ये आया है हाँ कि रिजल्ट ये आया कि कार्बन उत्सर्जन बढ़ गया है, और चूंकि कोरोना के कारण घटा था तो वो भी एवरेज ले लिया, मतलब बढ़त हो गई। हालांकि 2019 की तुलना में बहुत सिली सा कम है, बट ऑलमोस्ट बराबर, यानी 2019 में जितना कार्बन उत्सर्जन था 2022 में भी ऑलमोस्ट वही है। तो 2020-21 था वो घट गया था, आप जानते हैं सब लॉकडाउन था, फैक्ट्रियां बंद थी, तो ये सब चीजें भी कम हुआ ही था। तो अब कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा तो उसको कैसे आप जानेंगे? या तो आप जो कॉप की चाहे बैठक हो, चाहे पर्यावरण से जुड़ी या पृथ्वी बचाओ से जुड़ी या पृथ्वी सम्मेलन से जुड़ी, जहाँ पर भी पर इन्वायरमेंटल मीटिंग्स हैं, सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, उस पर आपकी नज़र हो। तो ये है रिसर्च ओरिएंटेड। आप कोई क्रिएशन नहीं कर रहे हैं। रिसर्च होता है, एक प्राइमरी डेटा होता है जो आप ही यूज कर रहे हैं। जैसे बाजार में घूम घूम के लोगों से पूछ रहे हैं, और जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो प्राइमरी डेटा है। लेकिन आप गूगल से कोई चीज़ निकाल के पढ़ रहे हैं तो वो सेकेंडरी डेटा है। तो आपका रिसर्च ऐसा नहीं है कि आप यहाँ वहाँ घूम टहल रहे हैं, वो तो सेकेंडरी डेटा है। इंटरनेट आपके पास भरपूर रहता है किसी भी तरह का देखा जाए तो उसी मोबाइल में से जिस विषय को है, उस विषय को अगर ठीक से 10-5 पन्ना या 2-4 पेज पढ़ लें तो 3 मिनट बोलने भर की सामग्री आ सकती है। अब जैसे इसमें कुछ हो सकता है लोग ये देखना चाह रहे हो कि होता क्या है, वो तो अलग बात हो गई कि अगली बार करेंगे। लेकिन अगर इरादतन आप मेहनत से कट करके चाहते हैं कि हमारा मतलब इसमें एक दबाव है, एक तनाव है, तो यह तो फिर आप इसके मायने को नहीं निकाल पाए, इसके अर्थ को नहीं समझ पाए। दूसरा, दी गई ऊर्जा बराबर ली गई ऊर्जा। जो विद्यार्थी आपको नॉलेज देने के लिए आया है वो भी तो आप उसको कुछ दे के जाएंगे आज के दिन। भाई और दिन तो हम पढ़ाते हैं, सबको मिलता है, लेकिन आज के दिन तो एक दूसरे से नॉलेज लेते हैं ना। तो एक ने तो 2 घंटा पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, आधा घंटा पढ़ा, या कम पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा, वो तो आपको कुछ बता के जाएगा। एक है कि कुछ बताएगा ही नहीं, तो उसको भी कुछ प्राप्ति कराइए। जैसे चाय, एक चाय पिलाए, आप समोसा खिला दीजिए, तभी तो ये दोस्ती चलेगी, है ना। अटेंडेंस आपको आपको फायदा तो दिया, लेकिन आपके हिस्से का फायदा इनको नहीं गया जो आपको सुनाएगा। तो 3 मिनट प्रोग्राम बेसिकली 3 मिनट नहीं है, ये कई घंटों का एक निचोड़ है। तो जब आप कई घंटों के निचोड़ को सामने प्रस्तुत करते हैं, एक तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है प्रिपरेशन की, इंफॉर्मेशन की, प्रेजेंटेशन की। अब सिविल सर्विसेज या पीसीएस क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन की स्ट्रेंथ हो, प्रेजेंटेशन की स्ट्रेंथ हो, इसी पर तो टिका हुआ है। तो अगर आप बढ़िया सा स्ट्रेंथ दोनों में डेवलप कर लिए, इंफॉर्मेशन और प्रेजेंटेशन में, तो पर्सनालिटी बूम कर जाएगी, मूव कर जाएगी। तो कंप्लीटली आप बेस्ट तो नहीं है, बेटर हो सकते हैं। तो इस बेटर की तलाश जो है शनिवार को एक कदम आगे बढ़ा देता है आपको, है ना। तो बल्कि मैं समझता हूँ कि ये आप इसको रूटीन क्लास के बजाय आप एक ओकेजन समझें। जैसे कि दिन वैसे होते हैं, किसी दिन बर्थडे आ जाता है, दिन वैसे होते हैं, किसी दिन होली आ जाता है, किसी दिन दीपावली आ जाता है। तो उसी तरीके से दिन वैसे ही है, लेकिन सैटरडे भी उसी रूटीन का हिस्सा है। लेकिन ये 3 मिनट आपके लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है, ठीक है ना। इसको डिजाइन करना 3 ही मिनट क्यों? क्योंकि आपको हम 10 मिनट के लिए बोलेंगे तो आपको मेहनत बढ़ जाएगी, आप उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे,
और फिर जैसे हमने भी कहा है कि रात भर नाचने की क्या जरूरत है, एक ठुमका ही काफी है, ये बताने के लिए कि हमको नृत्य आता है। वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना, इन्फॉर्मेशन को थ्रो करना, प्रेजेंटेशन, ये सभी चीज में आप मास्टर हैं, ये 3 मिनट में पता चल जाता है। बाकी एक हैबिट हो गई तो आप करते रहेंगे। तो इस कार्यक्रम का यानी कि आज के जो विषय रहता है 3 मिनट प्रोग्राम, इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है, दिखता बहुत छोटा है। जैसे हीरे की अंगूठी होती है ना, सिर्फ उंगलियों में आती है, और जो कपड़े हम लोग सूट पहने ना पूरे शरीर को ढकता है, लेकिन वो अंगूठी की कीमत ऐसे तमाम कपड़ों से बड़ी कीमती होती है। तो ये 3 मिनट का प्रोग्राम उस हीरे की अंगूठी की तरह है, जो सिविल सर्विसेज की दिशा में आपके लिए मजबूत और गहरा कदम उठाने में मदद करता है। तो आप इसको हल्के में न लें और आप इस पर मेहनत करने से न कतराएं, और आप यह भी समझ के चलें कि आप जो काम आफ्टर ऑल अभी कर रहे हैं, पढ़ने का ही काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने किसी के घर में कहा जाओ सरिया सीमेंट या गारा या सीमेंट बजरी दो, डिफरेंट काम तो दिया नहीं। क्यों भाई? जैसे हमारे टेबल पे अखबार पढ़ा है, मैगजीन पढ़ी है, किताब पढ़ी है, तो हमने अगर कोई चीज किया उसमें से तो पढ़ने का ही तो काम किया ना। अखबार पढ़ा तो पढ़ा, मैगजीन पढ़ा तो पढ़ा, किताब पढ़ा तो पढ़ा। अरे यार, जो तुम पढ़ते ही हो तो तुम इस बात का क्या है कि हम किताब पढ़ेंगे मैगजीन नहीं पढ़ेंगे? तुमको तो पढ़ना ही आता है। उसी तरीके से अगर प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, तो आपको बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए। तो इसमें कुछ नया तो हुआ नहीं। नया अगर सिर्फ हुआ है तो आपको एक विषय सोचकर उसमें मेहनत करने का, और फिर आप विषय सोच के मेहनत करने के लिए क्या अलग से टाइम क्यों ला रहे हैं? उसी टाइम में से 2-4 घंटे मेहनत कर लिया, बात बन गई। और आप जितना इन्वॉल्व होकर मेहनत करेंगे ना, उतना बिना पेपरलेस आपका स्पीच होगा। सब कुछ दुनिया में पेपरलेस होता जा रहा है, और आप पेपर के साथ अगर काम करेंगे तो टिकेंगे नहीं देर तक। इसका मतलब आप सिर्फ उतारते हैं, उसको जीने की कला सीखिए। क्या समझे? अगर आप तैयारी करते हैं और मिस्र में कॉप 27 की बैठक, 28 की 27 की बैठक है, और आप पेरिस जलवायु सम्मेलन में 2015 में कस्में खाए हैं कि साहब हम कार्बन उत्सर्जन को जो ना घटाएंगे। आज हालात ये है कि जिस स्तर पर कार्बन उत्सर्जन है, पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सिर्फ 9 साल में बढ़ जाएगा। हाँ? और हम कहाँ इस सदी तक चाहते हैं कि 1.5 डिग्री बढ़े। तो आप जल्दी जल्दी परिवर्तन करने में क्यों तुले हुए हैं? और अगर हमने जिस एवज में कटौती करनी है, अगर उस एवज में कटौती को बरकरार भी रखते हैं, है ना, अगर अनुकूल आ जाते हैं तो 2050 तक भी मुश्किल से ही हम रोक पाएंगे। हमें नहीं लगता है कि ये हो पाएगा, क्योंकि विकसित और विकासशील देशों के बीच में एक मतांतर रहता है, आरोप प्रत्यारोप भी रहते हैं कि साहब आप बढ़ा रहे हो, आप घटा रहे हो, ये कर रहे हो। चाइना सबसे ज़्यादा कर रहे हो, किसी की सुनता ही नहीं। अमेरिका भी उसमें शामिल है, यूरोपीय देश शामिल है। तो लेकिन आपको ये भी बता दें कि दुनिया का 143 देशों में अगर कोई भी कार्बन उत्सर्जन कर रहा है ना, तो दूसरे देश को बिना प्रभावित किए छोड़ भी नहीं रहा। यानी इस क्लास में अगर एक विद्यार्थी खराब काम कर रहा है तो बाकी विद्यार्थियों को भी बिना प्रभावित किए छोड़ नहीं रहा। यही कार्बन उत्सर्जन का हाल है। इसलिए डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं, जहाँ समाज और समूह समुदाय होता है वहाँ पर कनेक्टिविटी डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है, क्रॉस भी होती है। इसलिए स्पाइन ऑफ अटेंशन, स्पाइन ऑफ कंट्रोल जो होता है, एक के गलती से दूसरों को कंट्रोल करना पड़ता है। सड़क पे गाड़ियां जो है, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी गलतियों से दूसरों की गलतियों से लड़ती है। आपको ये ध्यान देना है कि हम तो अच्छी ड्राइविंग करें ही, दूसरा जो गलत ड्राइविंग कर रहा है उससे बच के भी रहें। दोहरा कृत। A very warm good morning to all of you, respected sir and students. Today I, Khushi Chauhan, would like to take forward with the topic National Credit Framework. Recently, the Union Minister of Education and the Minister of Skill Development and Entrepreneurship have launched a draft on the National Credit Framework for public consultation. NCRF
is an inclusive umbrella framework that is required to integrate the credits earned through the school education, higher education, vocational education, as well as skill education. The National Credit Framework has been proposed as a part of the National Education Policy, that is NEP 2020. It aims to formulate a unified credit accumulation and transfer of general studies and vocational studies from school education to higher education. The NCRF will be operationalized through the Academic Bank of Credits, that is ABC. The Academic Bank of Credits have been launched in 2021 by the UGC. The main objective of the NCRF in relation to the students is that all those students who have dropped from the educational institution will now be able to re-enter the education system. Generally, there are some students who leaves their education in the mid of the session, for instance in class 9th or class 12th and so on. But now, no matter of what age group they are in, they will be able to restart their education. In the context of institutions, the proposed benefit is that all the academic institutions will now be able to serve in the making of the credit mechanism in the simpler form and uniform. In the context of government, there are some expectations that the government will provide support at all the levels of the framework in order to fulfill the dream of making India the skill capital of the world. Even on the basis of the industry, a foundational skill program will be established so that all the students enlisted in the credit framework can enhance their skills. Consequently, the National Credit Framework wants to bring the entire education system in one regime. Thank you. Good morning, everyone. Respected sir, I am Mehak, standing in front of you to speak on the topic apolitical education. Education is one of the fundamental rights, and it's a basic right guaranteed in our constitution, which brings perspective to human beings. Education system governed by unbiased sense of framework of a political framework is the key to the growth and development of our nation. Apolitical education is that type of education that is provided, set up and nurtured by top intellectual minds. It is a panel consisting of scientific achievers and scholars. Essentially, we should take care that these people which are in the panel consisting of many achievers are not propagating any type of political party or any agenda related to any politics, and they are not even participating in politics of any form in the nation. By not being in politics, we can ensure that these type of panel consisting of eminent persons, they are not throwing any kind of biasness in the system of education. If we were to consider a committee preparing textbook in the schools or any type of activities, the authorities should not be in pro-education having agenda in the society, or they are propagating any politics in the nation, which is not a good deal. So, in short, the present government should take steps at the central level for the effectiveness in the society, so that the disbursing education without the elements of politics in them can increase the proximity of politics in our education. The whole system would be in a bad condition. So, here importance of agenda should not be in the nation, and political education is recognized, and this should be in effect very soon. Thank you. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और आज के 3 मिनट प्रोग्राम में मेरा आज का जो टॉपिक है, आप सबने अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो ये जो आज का मेरा टॉपिक, इससे आप भी परिचित होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण डिसीजन है, रिसेंटली 2 डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए, जो कि हमारी कम्युनिटी में अक्सर जिसको मार्जिनलाइज बोलते हैं, जो थोड़ा कटे हुए लोग हैं, उनको लेकर के, कटे हुए या जिसको हम दबे हुए बोलते हैं, इस तरीके से कम्युनिटी में जो अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहां तक अपेक्षा की गई है। तो मेरा आज का टॉपिक है LGBTQI+ समुदाय के लिए कन्वर्जन थेरेपी पर प्रतिबंध और 2 फिंगर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया। NMC आप सब जानते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि एक मेडिकल की बहुत बड़ी नियामक संस्था है। उसने राज्य की, स्टेट की जो मेडिकल काउंसिल से उनको एक लेटर लिख करके LGBTQI कम्युनिटी के
LGBTQI कम्युनिटी है उनका जो कन्वर्जन थेरेपी की जाती है उस पर प्रतिबंध लगाने का ऑर्डर दिया है। इसको NMC ने एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यानी एक कदाचार का है, प्रोफेशनल कदाचार घोषित किया है। NMC ने ये निर्देश मद्रास हाईकोर्ट के एक डिसीजन के हिसाब से दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर बहुत सारे डिसीजन अपने दिशा निर्देश जारी किए थे। और दूसरा, भारतीय चिकित्सा परिषद व्यावसायिक आचरण शिष्टाचार और नैतिकता विनिमय अधिनियम 2002 के जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर इसको प्रतिबंधित किया। अब बात आती है कि रूपांतरण थेरेपी, कन्वर्जन थेरेपी या जो इसको रिपेरेटल थेरेपी भी बोलते हैं, ये क्या चीज है? रूपांतरण या उपचारात्मक थेरेपी किसी समलैंगिक व्यक्ति को विषम लैंगिक व्यक्ति यानी हेटेरोसेक्सुअल बनाने के मकसद से किया गया एक चिकित्सकीय हस्तक्षेप है, चिकित्सकीय उपचार कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के यौन अभिविन्यास या लिंग की पहचान को परिवर्तित करना है। इसके लिए उपचार जैसे दवाइयों का उपयोग करते हैं या मनोवैज्ञानिक कुछ उपचार का यूज करते हैं, यहाँ तक कि हिंसा का भी सहारा लिया जाता है। अब इसके जोखिम क्या है? कन्वर्जन थेरेपी देने वाले जो लोग, इसके प्रदाता लोग हैं, ये इस उपचार को ये दावा करते हैं कि किसी व्यक्ति को विषम लैंगिक कैस्ट्रेट बनाया जा सकता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा कोई तथ्यात्मक इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो चिकित्सा और जो मानसिक रोगों के विशेषज्ञ हैं उनका दावा है कि ये बहुत ही खतरनाक है, और चूंकि इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसकी कोई विशेषज्ञता नहीं है। झोला छाप टाइप जो डॉक्टर रहते हैं वो इस तरीके के जो प्रैक्टिस है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा है 2 फिंगर टेस्ट। 2 फिंगर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पिछड़ी और आक्रामक जांच है और आज तक ये प्रचलित है, हमारे समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे मैंने पहले कहा था कि LGBTQ कम्युनिटी या जो वुमेन्स है उनमें बहुत सारी अभी भी ऐसी चीजें हैं जिसको हम अभी हमारी सोसाइटी में वो चीजें बनी हुई हैं, इसलिए हम उसको आगे नहीं ला पा रहे, क्योंकि हम जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं और सेकंड पेपर में सोशल जस्टिस पढ़ते हैं। तो ये सोशल जस्टिस का पार्ट है कि जो मेल फीमेल के अलावा और भी जो थर्ड जेंडर हैं उनको हम किस तरीके से आगे ला सकते हैं, या जो वुमेन्स को लेकर के, चूंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उनको लेकर के जो खराब चीजें हमारी सोसाइटी में उसको किस तरीके से हम रिमूव कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कितने अच्छे इस पर डिसीजन ले रहा है। 2 फिंगर टेस्ट क्या है? कोर्ट ने कहा कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसको कदाचार का दोषी माना जाए, वो मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व है, इसके हिसाब से उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब क्वेश्चन आता है व्हाट 2 फिंगर टेस्ट इज। दिस टेस्ट इन्वॉल्व्स अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इंसर्टिंग 2 fingers into the vagina of rape survivor is an attempt to determine if hymen is broken as well as to test the laxity of vagina. The test is often used to declare rape survivor as a habitual to sex. न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की जो बेंच थी उसने इसको कहा कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जो ये टेस्ट होता है इसके आधार पर आप ये जांच नहीं कर सकते कि ये सर्वाइवर, मतलब अगर कोई ये बिल्कुल पुरुषवादी सोच है, ये सेक्सिस्ट समाज की एक सोच है कि आप इस आधार पर किसी रेप पीड़िता या बलात्कार जो पीड़िता है उसके बयान को आप इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो सेक्सुअली हैबिचुअल हैं। तो ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने ये केस, झारखंड का एक केस है 2004 का, जिसमें जो अभियुक्त हैं उसने एक महिला का रेप किया, उसके साथ दुष्कर्म किया, शोर मचाने पर उसने उसको पेट्रोल या केरोसिन जला करके उसको मार दिया। लेकिन जब उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया तो हॉस्पिटल में मरने से पहले उसने अपने सारा बयान दे दिया था। तो जब कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन जो अभियुक्त की ओर से जो लोग पेश हो रहे थे उनका ये मानना था कि रेप सर्वाइवर एक सेक्सुअली हैबिचुअल महिला थी, तो उसके इस बयान को इस आधार पर एक्सेप्ट नहीं किया जाए, क्योंकि इस आधार पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाए कि वो सेक्सुअली हैबिचुअल है तो उसका रेप नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे समाज के लिए बहुत बुरी बात है, आज भी हम इस तरीके की पारंपरिक और बहुत ही घृणित मानसिकता से पीड़ित हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग क्लास एंड रिस्पेक्टेड सर, माई सेल्फ काजल, और आज का मेरा टॉपिक है UNFCCC COP27, जो कि आजकल न्यूज़ में भी बहुत चर्चित है। पहले हम देखेंगे UNFCCC COP27 है क्या। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी है जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है क्लाइमेट में उसको कॉम्बैट करने के लिए बनाई गई है, जिसमें 198 मेंबर्स हैं। इंडिया, USA, चाइना, ये सब इसकी मेन मेंबर्स कंट्रीज हैं। कॉप की अगर बात करें तो कॉप की पहली मीटिंग बर्लिन में जर्मनी में हुई थी,
लास्ट ईयर ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और इस साल पोर्ट सिटी ऑफ इजिप्ट है शर्म एल शेख, जहाँ पे होस्ट की जा रही है नवंबर 6 से नवंबर 18 तक। की एजेंडा जिस पर बात की जा रही है, पहला है लॉस एंड डैमेज फंडिंग, जिसमें एक ट्रीटी साइन हुई रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज के बीच में। जैसे कि एग्जांपल है, पाकिस्तान में फ्लड आई है, तो जो रिच कंट्रीज हैं वो फाइनेंस कलेक्ट करेंगे और पुअर कंट्रीज को हेल्प करेंगी। सेकंड है ग्लोबल वार्मिंग, जो ऑलरेडी 1 डिग्री सेल्सियस टच कर चुका है, तो 1.5 तक ना आने पर हमने एक गोल भी पेरिस एग्रीमेंट में किया था, जो कार्बन एमिशन को 45% तक रिड्यूस करना था 2030 तक, और नेट ज़ीरो बनाना था 2050 तक। थर्ड हमारा है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को भी अर्जेंटली रिड्यूस करना है। मेजर 2 इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। पहला, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज यूनिवर्सिटी, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ने प्रपोज किया है मालदीव्स में भी बनाने के लिए, क्योंकि ये 2 मेजर आइलैंड नेशंस हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं क्लाइमेट चेंज में। सेकंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजिप्ट के बीच एक डील हुई है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड फार्म जहाँ पे सिचुएट होने जा रहा है, जो 10 गीगावाट का है, और जिसमें 47,790 गीगावाट आवर्स एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो कि 9% ऑफसेट करेगा इजिप्ट के कार्बन एमिशंस को। इंडिया का पार्टिसिपेशन देखें तो इंडिया पहले एक मंत्रा है लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें प्रो पीपल प्रो प्लैनेट की बात की गई है और डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात की गई है। सेकंड हम देखेंगे तो मेजर जो स्टेप लिया गया है वो है क्लाइमेट फाइनेंस का, जो इंडिया पुश करेगी डेवलप्ड कंट्रीज को पुअर कंट्रीज को हेल्प करने के लिए, जिसमें $100 बिलियन एनुअली तय किया गया है, जो कि वो हेल्प करेगी। और ये एक क्रूशियल मूवमेंट है पूरा वर्ल्ड को एक साथ लाने का, ताकि हमारा क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो ठीक हो जाए। और मेरे हिसाब से मतलब मैं ऐसे कंक्लूड करूँगी कि जो हम प्लेजेस लेते हैं उसके बजाय अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से काम हो सकता है। थैंक यू। Good morning, respected sir and everyone present here. My topic for today is factor ecosystem and economic planning. Forest health and economic development are interconnected. For example, for about 53% increase, there was a 53% increase among the forest group of Andhra Pradesh, according to the study of World Bank. The multiplier effect of a healthy forest covers are enormous in terms of economic and social development activities. Around 1 to 1.5 billion people directly or indirectly benefit from the forests of the world. Forests cover about 1/3 of the total land area. Their importance is reflected in the policy responses, such as India's plan to restore about 26 billion under the Bond Challenge. The country's total forest cover was about 7,13,789 square kilometer, covering 21.7% of its geographical area as per the Indian State and Forest Report 2021. This represented an increase of about 0.22%. This is why it is important to underscore the benefits that forests provide for the overall well-being of the people. High-quality forest is generally rich in biodiversity and therefore more resilient in climate change. These estimates show how economic benefits provided by the healthy forest ecosystems contribute to human well-being. Thank you. Good morning to all, respected sir and all my dear friends. Today my topic is World Innovative Index. Recently, India was ranking 40 out of 132 countries in the World Innovative Index, which is released by the World Intellectual Property Organization, WIPO. In 2021, India was ranking 46, and in 2015, India was ranking 86th position. Switzerland topped the chart by becoming the most innovative country for the 12th times in a row, followed by the United States, Sweden, United Kingdom, and Netherlands. China entered the near the top 10, and Egypt and India
for the first time enter the top 40. Now, what is WIPO, World Intellectual Property Organization? This data is released annually, measuring the economic innovative index of a country, innovative economics performance of a country. Large numbers of countries taking this index as to improve their ecosystem of innovation and improve their policies of and plans of economic. Now, what are the parameters of calculating this index? First, infrastructure. Second, technology output and input. Third, education policies. Fourth, marketing capitals, human capitals, and or benefits which are peoples are getting. Index is calculating about this. And WIPO is a self-funding agencies of United States with the 193 countries. Now, what are the key highlights of this index is, first, theme of this index is what is the future innovative driven growth. Second, increasement in the research and development expenditures, almost 10% is increased over the USA $900 billion in 2021. And what are the steps which India have taken to improve the index is, first, Digital India. Almost 40% real time transition of India happens. Second, education policies of 2020, 2022 and more. Third, structures intellectual property organizations improving. Thank you. गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड सर। मेरा नाम दीपांजलि उनियाल है और मैं यहाँ पर सिप्री के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि युद्ध में हथियारों के नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में अनुसंधान को संचालित करता है तथा इसकी स्थापना 1966 में स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में की गई थी। हाल ही में सिप्री की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें यह बताया गया है कि मतलब भारत किस प्रकार से रक्षा के मामलों में किस प्रकार से खर्च कर रहा है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट का ये शीर्षक है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हथियारों का उत्पादन या संचालन। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत विदेशी हथियारों के मामले में सबसे बड़ा आयातक देश है। यह केवल 84% इसका जो हिस्सा है वो विदेशों से लाया जाता है और 16% ही केवल घरेलू हथियार कंपनियां इसको बनाती हैं। घरेलू हथियार कंपनियों में सर्वप्रथम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और कोचिन शिपयार्ड हैं। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट का महत्व यह है कि भारत यह देखता है कि किस प्रकार से वो उत्पादन कर रहा है, किस प्रकार से हथियारों का निर्माण कर रहा है और विश्व में 18 हथियार कंपनियों को रखा गया है और विश्व की जो बड़ी बड़ी हथियार निर्माता कंपनियां हैं उनमें इसको उचित स्थान दिया गया है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। धन्यवाद। My name is Bagul Singhal and today I want to discuss over a topic, are we living in a better world? So we always think that if we are living in a better place or earlier it was better in our parents' time or our grandparents' time. So it is always a debate going on in our heads. It goes on in my head also. But recently, through my studies in history and recent times, I analyzed a few things which I want to discuss with you all. So if we see in medieval history, there was a time when a lot of invaders were coming to India, like Mahmud of Ghazni, then Genghis Khan. They were coming over to India or Indian continent, and they would just come and plunder all the wealth that our people and the kings had accumulated in temples or other places. Then, if we see in modern history, we see that Britishers came here in Indian continent to do business with Indians because they liked certain products of our country like black pepper and other masala. So, but the business here was so convenient for them that they became the first time when Britishers came to India or the Europeans came to India, their
profit was 60 times, not 60%, but 60 times. If they spent 100 rupees, they were getting 100 into 60. That is 6,000 rupees they were getting. Okay, so this was the benefit they got out of business. And gradually they started ruling through their own strategies. They did not fight, they did not have the army. If you see in the map, the Europe is almost equivalent to India. And if we calculate the population of Europe and Europe collectively and India, they're almost equal. And when Britishers came, they were like very small in number, yet they could rule over India. Why? Because of their soft skill. They were not very soft, but it was not because they fought through their weapons. It was through their minds. Okay. Then we also have example of Aurangzeb, who prisoned his own father. And we think that earlier times were better. I believe times are better today because we are living in India, not in Ukraine. So if we see our present scenario, there are different worlds, okay, different parts of the world like India, and then we also have Afghanistan and Ukraine. But if we see country India, even though we had Indians living in Ukraine, okay, the war, the Russians did not attack Indians who were residing in Ukraine. We could get all the Indian diaspora out of Ukraine. That was because of our soft skill. And if I just focus on our soft skill, it's not just the soft skills. It is also because we are very strong in our defense. If we had not worked on our defense, our soft skill would not work. So I would want to say, would want to conclude my speech by saying that we should work on our soft skills, keeping in mind that defense is also very important. Thank you. Good morning everyone. Today's my topic is Central Device New Guidelines for TV channels broadcast of social relevant topics compulsory. Recently Union Cabinet ने ये approved किया है कि अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग चैनल्स को किया जाए और इसमें से फॉरेन चैनल्स को एक्सक्लूड किया गया है और जितने भी फैसिबल चैनल्स हैं जो कि ये शो कर सकते हैं, मतलब लाइव ब्रॉडकास्ट की बात हो रही है और इसमें सोशल रिलेवेंट टॉपिक्स और नेशनल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कंसिडर किया गया है। और ये टॉपिक्स जो हैं गवर्नमेंट के थ्रू दिए गए हैं। पहला है एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, science and technology, welfare of women's, welfare of social sections for the society, protection of environment and cultural heritage, national integrations। और इसमें से स्पोर्ट्स चैनल को भी एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि वो फेसिबल नहीं है लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए इन सोशल रिलेवेंट टॉपिक्स पे और नेशनल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे। और इन पे बोला गया है कि आप 30 मिनट्स लाइव प्रोग्राम करें और ये कंपलसरी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे करें, आप इन 8 टॉपिक में से को मतलब कंबाइन करके 30 मिनट्स प्रोग्राम करें। और पहले इस चीज के लिए प्रायर रिकमेंडेशन और प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब इसमें प्रायर सिर्फ रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। और गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट इसलिए लिया है क्योंकि जो एयर फ्रिक्वेंसी है और एयर वेव्स हैं उन्हें एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी कंसीडर किया गया है। तो पब्लिक के रिगार्ड में हमें एक बेस्ट चीज प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर द सोसाइटी। इसलिए ये सोशल रिलेवेंट टॉपिक्स जो 8 दिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू और जो नेशनल टॉपिक्स दिए गए हैं इनको ध्यान में रखते हुए एक 30 मिनट्स प्रोग्राम रोज लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। थैंक यू। Good morning everyone. So my today's topic is moonlighting. Recently Wipro fired 300 employees from taking up the second job at its rival company. So its chairman called it as a cheating to the IT sector. Now what is moonlighting? Moonlighting means having a second job without telling your main employer, which means it is done secretly by a person. It is not new. Several people do it, 2 or more jobs for their financial needs and to pursue their passion. According to the survey by Mumbai-based Kotak Institutional Equities,
about 65% of IT employees said that they or someone they knew had known that they had been moonlighting or pursuing part-time jobs. Now, why do employees moonlight? So the reason behind is, first, some people take these second job for their financial need. Some wanted to gain skills to upgrade their and to secure their future. Thirdly, sudden lockdown during corona pandemic leads a fear in people. Fourthly, some wanted to learn new skills and to develop their skills can pursue their passion. Fifth is, some are interested in more than one field. Now the next question arises that why companies are against it. Companies fear about sharing their sensitive data and information to the other rival companies. Secondly, some managers thought that those who moonlight may not be able to productive to their main job. Third is, as company provides several benefits to their employees like health insurance or provident fund, etc. So that they feel just unfair when their employees go to the other jobs. Now, next question is moonlight legal in India? In India, according to the Factories Act 1948, it prohibits dual employment only for factory workers. Secondly, if employment letter or contract does not forbid dual employment, then he or she can engage in moonlighting. So there is no legal restrictions on this. Next is the effect of moonlighting on the day job. First is the fatigue and stress, which may affect the work and the productivity of the main job. Secondly, employees can enhance their skill and it's a win-win situation for both employer and employee. Thank you. Good morning, respected sir and all my dear classmates. Today my topic is drug addiction in India. ड्रग्स की चर्चा हाल ही में हमने देखा कि चर्चा शुरू हुई थी। मुंबई टू गोवा जाती हुई एक क्रूज पकड़ी गई थी जिसमें कि हाई प्रोफाइल ड्रग पार्टी का एक खुलासा किया गया था। मतलब पुलिस ने उन पे छापा मारा था, एनसीबी ने छापा मारा था। तो एनसीबी जैसे कि हम सब जानते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। एंड इस क्रूज में सबसे इम्पोर्टेंट जो शख्स पाया गया था वो था हमारे जो फेमस बॉलीवुड स्टार हैं शाहरुख खान, उनके बेटे आर्यन खान। उन पे भी मतलब एक शख्स का किया गया था। बाद में अभी चल ही रहा है वो केस, लेकिन वो पकड़े गए थे इसमें। ड्रग अफेक्टेड कॉमन पीपल when Bollywood celebrities do it and taken it affect badly to common peoples. 2007 में एनसीबी की रिपोर्ट के अनुसार कि जो सेलिब्रिटी जो ड्रग्स लेते हैं वो अपने फैंस और अपने फॉलोअर्स को भी मतलब एक तरीके से मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड या वो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं होते, खासकर यूथ के लिए। तो हाउ मेनी पीपल टेकिंग ड्रग्स इन इंडिया, इसका कोई एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन यूएन रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार 2009 से 2019 में अगर हम आए तो 9 के मुताबिक 19 में 30% से ज्यादा केसेस बढ़े हैं ड्रग एडिक्शन के। नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट एनडीडीटी के अनुसार, जो कि एम्स ने एक रिपोर्ट तैयार करी थी 2019 में, इसके अनुसार 16 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जो एडिक्टेड हैं अल्कोहल से। एंड 2.8% यानी इसका 3.1 करोड़ जो लोग हैं वो गांजा का सेवन करते हैं। 2.3 करोड़ ऐसे हैं जो अफीम यानी ओपियोइड्स लेते हैं। 77 लाख ऐसे हैं जो यूजेस इनहेलिटेंट्स मतलब जो सूंघ के नशा करते हैं इनहेल करके। एंड 8.5 लाख लोग ऐसे हैं जो इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेते हैं। बाय विच एवरी ईयर 7,860 लोग हर साल मतलब ड्रग एडिक्शन से सुसाइड कर लेते हैं, उसकी लत लगने से सुसाइड कर लेते हैं। जो कि लगभग अगर हम एक दिन की बात करें तो लगभग हर दिन 21 लोग सुसाइड कर रहे हैं, जो हर घंटे में लगभग एक व्यक्ति
यानी जितनी देर में हमारी, अगर हम 2 घंटे की क्लास मान के चले, 2 या 2.5 घंटे की क्लास, इतनी देर में 2 से 3 लोग सुसाइड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इन 2020 NCB ने 26,560 केस रजिस्टर किए थे इलीगल ड्रग स्मगलिंग के। इसको ऐसे समझते हैं कि NCB द्वारा 2.47 लाख किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया था और 4.36 किलोग्राम जो अफीम है, जो गांजा है, वो जब्त किया गया था। तो हम जैसे देख रहे हैं, ये हमारे सबसे ज्यादा यूथ को प्रभावित कर रहा है। हमारे यूथ मतलब पढ़ने लिखने की जगह ये सब नशे वगैरह में पढ़ रहे हैं। तो हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और सरकार से यह विनती करनी चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाया जाए। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों और प्यारे गुरुजनों, मैं वैश्विक टीवी रिपोर्ट के बारे में कुछ बोलना चाहूँ। जो मेरी त्रुटि होगी वो मुझे क्षमा करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 अक्टूबर को ग्लोबल टीवी रिपोर्ट की रिपोर्ट 2022 में जारी की थी। ग्लोबल टीवी रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है ताकि राष्ट्रीय क्षेत्रीय बीमारी के रोकथाम के लिए इसका मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को यह आंकड़े दिए हैं। 2021 में तपेदिक के मामले 10.6 मिलियन से अधिक लोग बीमार हुए थे। 2020 के आंकड़ों के अपेक्षा 4.5 मिलियन प्रतिशत वृद्धि हुई थी। 6 मिलियन लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इसमें से 4,87,000 HIV के मरीज थे। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 7.1 मिलियन से गिरकर 2020 में 5.8 हो गए थे। थैंक्स, इतना ही कहना चाहूँगा। तो अभी जैसे आपने देखा, आज जनरली एक अच्छी बात ये थी कि वही जो मैंने शुरू में बोला था, पेपर का सहारा नहीं लिया गया या बहुत मामूली लिया गया, है ना। देखो, पेपर का अगर आप सहारा ले करके बोलते हैं तो आपको 2 चीज़ का नुकसान होता है। पहला ये कि आप उसमें मेहनत करने से कतरा जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हमने काम कर लिया है, जाके हमें देख के बोल देना है। तो आप एक तो ये ठीक है, टाइम बच गया, लेकिन इसका नुकसान हुआ है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप पेपर देख के नहीं बोल रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रस्तुत करने का अभ्यास में आ सकते हैं, क्योंकि पेपर आपको डाइवर्ट करता है। इसलिए आपने देखे होंगे कि जब एग्ज़ाम में आपको जब स्वयं लिखना होता है और नकल करना होता है, तो नकल करने में बड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि नकल करते समय आप जो है अपने पर कंसंट्रेट नहीं करते, बल्कि सामने वाला क्या लिख रहा है या जो अगल बगल से कहीं आप किसी से उतार रहे हैं उस पर रहता है। तो पेपर हमेशा आपको डिसकंसंट्रेट करता है। तो पेपरलेस होने से सबसे अच्छा चीज़ है कि आपको बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा। अभी जैसे देवेंद्र बोल रहा था लास्ट में, आप देखे होंगे, वो है ना, चीज़ों को कहीं से आपको कनेक्ट भी करना है। जो पढ़े हो वही नहीं है, चीज़ों को यहाँ वहाँ से लाओ ना। आप भी तो विचार दे सकते हो अपने। ऐसा थोड़ी ना हो गया है कि जो विचार, मान लो वहाँ कॉप में जो मीटिंग में हो रहा है, मिस्र में जो हो रहा है, वही थोड़ी विचार है। आप नहीं देख रहे क्या इन्वायरमेंट को? आपको समस्या नहीं दिख रही है भाई? आप भी रिकग्नाइज करो कि ये प्रॉब्लम। थ्रेटा का नाम सुना है कि नहीं? हाँ, वो लड़की ने ट्रम्प वगैरह के सामने क्या बोल रही थी? हाउ डेयर यू। हाँ, आपकी कैसी हिम्मत बढ़ती है इन्वायरमेंट को ख़राब करना, ये करना। ऐसा डांट नहीं रही है वो। भाई आज वो बच्ची है, कल वो जब बड़ी होगी तो आप तो रहेंगे नहीं, लेकिन आप इन्वायरमेंट बर्बाद करके जा क्यों रहे हैं? आप इसको ठीक करिए। बच्चे, कल हमारे बच्चे या और छोटे बच्चे, आप ही लोग, या 10-5 साल के बच्चे
समझदार होकर एक क्वेश्चन हमसे कर लें कि अंकल जो आप ये पेड़ काट के घर बना रहे हो, घर तो बन जाएगा, जब हमको सांस नहीं मिलेगी आज से 40 साल बाद, तो इसके लिए कौन लायबल होगा? ऐसा क्या हो सकता है कि पेड़ भी बचा रहे और घर भी बन जाए? है ना? जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना कि चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, आइसक्रीम खाने से सर्दी जुकाम हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, गला खराब हो जाएगा, और सड़क पे जो है सावधानी से चला करो, किनारे से चला करो, और देख समझदारी दिखाया करो। ऐसे नहीं है कि ये है कोई तुमको बहलाए फुसलाए, किसी भी तरीके का चीज़ दे तो उसके चक्कर में मत फंस जाना। लोग बच्चे उठा ले जाते हैं, बच्चों नुकसान, ऐसे हम उसको समझाते हैं, है ना? लेकिन अगर एक दिन वो हमको समझा दिया उल्टा, क्या कि जो आप पेड़ काटते हैं, जो सड़कों पे धुआं निकालते हैं, जो खूब गाड़ियाँ दौड़ाते हैं, जो आप जो है आप लोग जो है बीड़ी सिगरेट पीते हैं, नशा पत्ती करते हैं, या दारू के जो ठेके खोल के बैठ जाते हैं, ये तरह तरह के जो चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक है, ये हैं, वो जो सेहत की नुकसान की तमाम चीज़ें हैं, ये सब क्यों बनाते हैं, क्यों करते हैं ये सब? जैसे हमने उसको समझा दिया वैसे एक दिन हम पे क्वेश्चन उठा दिया, तब क्या होगा? और आप इसमें इस गलतफहमी में नहीं रहने की ज़रूरत है कि जिस तरह से पीढ़ियां दर पीढ़ियां थोड़ी चेतना से और चैतन्यता से भर रही हैं ना, एक दिन देखना 7-8 साल के बच्चे इसका क्वेश्चन उठाएंगे कि आप हमको ये मत समझाइए कि चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, ये भी मत समझाइए कोल्ड ड्रिंक पीने से नुकसान होता है, आप ये भी मत समझाइए कि और भी आइसक्रीम वगैरह खाने से सर्दी जुकाम गला खराब होता है, और सड़क पर ऐसा चलो वैसा चलो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले ये बताओ कि आप अकेले कार लेके क्यों चलते हो, क्यों धुआं निकालते हो सड़क पे? हाँ, चॉकलेट बनाने वाले, आइसक्रीम बनाने वाले, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले, ये कंपनी ही क्यों आपने परमिशन दे रखा है? जब इतना नुकसान है तो दारू के ठेके किस लिए लाइसेंस गवर्नमेंट बांटती है जब दारू पीने का नुकसान है? हमको मत बताइए, पहले आप अपने क्रियाकलाप को सही कीजिए। चॉकलेट खाने से तो दांत ही खराब होंगे, लेकिन ये धुआं अगर हम निकालते रहे और पर्यावरण बर्बाद करते रहे ना, तो सबकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अब आप बताओ कि किस में मुनाफा है? चलो मैं चॉकलेट खाना बंद कर देता हूँ, आइसक्रीम खाना भी बंद कर देता हूँ, हम सड़क पे जाएंगे ही नहीं। क्या जाएंगे सड़क पे? सड़क पे तो धुआं धुआं है। अरे हम तो अपने सेहत में 2-4 आइटम, 2-4 अंग कहीं कुछ खतरे में आ सकते हैं, जो कि आएंगे भी कि नहीं ये भी एक संशय है। लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हो ना, इससे पूरी दुनिया बर्बाद होगी, ये साफ साफ दिखता है। अब आप बताओ किसको सुधरने की ज़रूरत है? हाँ, इतना सा मुँह कर देगा एक दिन, इतना सा। बच्चों को अच्छी अच्छी पाठ पढ़ाते हैं, सच बोला करो, अच्छे से रहा करो, अंकल का पैर छुओ, ये करो, उसी के सामने दारू पियोगे, उसी के सामने सिगरेट पियोगे, उसी के सामने मोबाइल बजेगा बोल दोगे कह दो पापा नहीं है, और झूठ बोलोगे, कल कुछ बोले थे आज कुछ बोल रहे हो। उसको समझ में नहीं आता है क्या? बस समझ में सब आता है, सवाल नहीं उठा पाता है। और जिस दिन वो सवाल उठाना सोचे, जैसे थ्रेटा ने क्वेश्चन उठाया था ना, हाउ डेयर यू, आपकी कैसे हिम्मत पड़ती है कि आप हमारे हिस्से का पर्यावरण आप बर्बाद करके चले जाएं? तो आपका जो ये रिसर्च होता है, जो समझ होती है, ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तिगत ताकत की बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि पूरी क्लास की ताकत को बढ़ाता है, आप समझे ना? तो ये सबसे बड़ा मुनाफा, सबसे बड़ा लाभ आपके ही हिस्से में जाता है। सबसे बड़ा अगर कोई काम गड़बड़ होगा तो घाटा भी आप ही सहेंगे, और अच्छा काम होगा तो उसका मुनाफा भी आप ही को मिलेगा। तो ठीक है, इस आज के प्रोग्राम का जो 3 मिनट आपने किया, लेकिन जो लोग इसमें नहीं बोलते हैं या जिनको लगता है कि क्या होगा कैसा होगा, तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि क्या होता है। आइंदा के लिए करिए और थोड़ा पढ़ लिख करके और सघन कीजिए। क्या समझ? जैसे जैसे खिलाड़ी सीनियर होता जाता है, उससे अपेक्षाएं और बढ़ती जाती हैं, है ना? नया खिलाड़ी है, डेब्यू कर रहा है, मान लो कुछ गड़बड़ भी कर दिया, उसको अप्रिशिएट करो, अगली बार अच्छा करेगा और अच्छा करेगा। और होता भी है, मंच पे सभी लोग या डाइस पे सभी लोग
अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी हो तो अच्छा ज़रूर हो जाता है।